नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इंदौर डायरी कार्यक्रम में हम आपके समक्ष कई बार काव्य पाठ करते हैं, कविता पाठ करते हैं। इसमें आज हमारे समक्ष मौजूद है हमारे स्टूडियो में कल्पना वर्मा जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साथ साथ बहुत अच्छी लेखिका हैं और कविताएं भी बहुत अच्छी लिखती हैं। इनका जो कविता पाठ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कल्पना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जैसा कि बताया था कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं और इतने सालों का आपके पास अनुभव है, तो आपने अलग अलग मूड में जो कविताओं को रचा है, तो हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप उनकी अपनी कविता का पाठ कीजिए। तो सबसे पहले आप कौन सी कविता सुनाना चाहेंगी और किस वजह से आपने इस कविता को रचा था? इसका शीर्षक है बोल रे चिड़िया बोल। जी। एक्चुअली उस समय कोरोना का समय था जी। सारे लोग घर में बंद थे जी। और मेरा जैसा व्यक्ति जो कभी मतलब घर में रहता ही नहीं था, उसे घर में आपने बंद कर दिया तो बहुत फफड़ा रही थी मैं भी। जी। तो मैं क्या करती थी, एक्सरसाइज करने के बाद खिड़की पे बैठ जाती थी। अच्छा। तो उस समय एलोवेरा का पेड़ खिड़की के बाहर लगा था। हाँ जी। और उसका जो फूल आया था उसमें वेलवेट की काली चिड़िया बैठी हुई थी। अच्छा। तो मुझे थोड़ी जलन हुई, थोड़ा सा अच्छा भी लगा। अच्छा। कि देखो कितनी खुश हैं, कितना अच्छा लगा। जी। तो मैंने कहा कि ये तो खूब घूम रही है। जी। और हम बंद कर दिए गए। जी। तो उस समय एक कविता फूटी। हाँ जी। तो वो ये है, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल, आंगन आंगन फिरे फुदकती मृत्यु पाश से तू नहीं डरती, हर दम गाए गीत खुशी के जीवन है अनमोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल, नन्ही काया कितनी शक्ति पंख पसार गगन में उड़ती, प्रीति की पींगे भरे सखा संग नभ में करे किलोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल। चिड़िया बोली, चिड़िया क्या बोली? चिड़िया बोली अरे कल्पने ईश्वर में है मेरी भक्ति, कल रब में आध्यात्म निहित है अब जाना खुद को तोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल, मानव ने जीवों को कैद किया अब खुद कारावास में, जैसी करनी वैसी भरनी जब किया प्रकृति से जोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा जगत मात्र रैन बसेरा, तुझको मीत पुकार रहा है अपनी बाहें खोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल, बोल रे चिड़िया बोल अंतस के पट खोल। वाह, वास्तव में कल्पना जी, आपने उस समय का जो वातावरण था लॉकडाउन का और कोरोना के टाइम का, उसको आपने बिल्कुल इस कविता के माध्यम से बहुत खूबसूरती से सर्जन किया है कविता में। तो अगली कविता आप क्या सुनाने वाली हैं? अब ये पत्रकारिता से संबंधित है जी। तो उस समय एक मेरा कैमरामैन जी एक बाघ को पिंजरे में बंद था, उसको ले आया और मेरे जहाँ कंप्यूटर रखे रहते हैं वहां लगा दिया। अच्छा, फोटो लेके आए? फोटो लेके उसकी जो उसकी कॉपी थी स्कैन, वो लगा दी। जी। मैंने मैंने उसको देखा, उसकी आंखें मुझे बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा ये बहुत दुखी है। जी। तो थी तो अंदर से तो इमोशनल हूँ ना जी। ऊपर से चाहे वो हार्डकोर बोलते हो, चाहे दबंग बोलते हो, चाहे कुछ भी बोलते हो, लेकिन अंदर तो मन है ना। मतलब शेर की मायूसी मुझे बुरी लगी कि मतलब उसको बंद कर दिया गया है। उन्मुक्त था जीवन, वो कह रहा है, उन्मुक्त था जीवन, छलांगों से ऊंचे अरमान थे, आंधी तूफान झंझावातों से परे बारिश मुझे भिगोती थी, हवाएं पंखा झलती थी, आकाश छत दो, धरा मेरा बिस्तर, कांटों से गिला नहीं था मुझको पर तुमसे है मानव, एक सवाल पूछता हूं, तुम्हें अपराध करने पर सजा मिलती है जी, पर मैं बिन अपराध के क्यों सलाखों के पीछे।
तो अगली कविता आप कौन सी सुनाने जा रहे हैं? जैसे आपने अभी शेर की सुनाई, अब पतझड़ के बारे में भी आप कविता सुनाने वाली थी, तो उसका भी कविता पाठ कीजिए कल्पना जी। कल्पना जी ने अभी तक बहुत सुंदर सुंदर विषयों पर कविताएं लिखी है। तो कभी भी इनका जब मन करता है, जब भी इनके फुर्सत के क्षण होते हैं, तो कभी भी ये कविता लिखती हैं जब इनके अंदर से विचार उठते हैं। कल्पना जी, आपने जो अब कविता जो सुनाने वाले पतझड़ पे जो आपने सुनाई थी, वो सुनाइएगा। ये बहुत शुरुआती दिन थे और ऐसे दिन थे कि मैं कभी ट्रेन में घूम रही हूँ, कहीं घूम रही हूँ, सोच रही थी कि मैं कहाँ जॉब करूँ। तो देखती थी कि सब जगह कभी कभी मायूस भी हो जाती थी जी। तो उस समय पतझड़ का मौसम आया जी। तो पेड़ के पत्ते पीले पीले गिर रहे थे। तो मैंने लिखा, पतझड़ का मौसम है इसका शीर्षक, पेड़ों से गिरते हरे पीले पत्ते जी, हवा के झोंकों के साथ उड़ उड़कर बिखरते हुए जी। अंतःकरण में कुछ टूटता सा है, अंतःकरण में कुछ टूटता सा है, झटका सा लगता है जी। क्या बस इतनी सी जिंदगी है? सबका यही अंत है, निरुद्देश्य लक्ष्यहीन जी। कितने असहाय से हैं हम भाग्य चक्र के सम्मुख, कितने असहाय से हैं हम भाग्य चक्र के सम्मुख, जैसे इंतजार ही कर रहे हैं पतझड़ का। वाह, बहुत ही खूबसूरत। जैसे कि आपने बताया कि जीवन का जो पूरा निचोड़ इस कविता में आपने प्रस्तुत किया है। अगली कविता जो आप सुनाने जा रहे हैं वो किस शीर्षक पे है? अभिनंदन पायलट थे जी, हमारे आर्मी सोल्जर थे। तो वो पायलट थे जी। तो उन अंदर पाकिस्तान में घुस गए और उन लोगों ने बंद कर लिया जी। तो मुझे बहुत खराब लग रहा था, बार बार यही हो रहा था कि हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, मोदी जी ने भी बहुत कोशिश करी और सब, मतलब फिर उसके बाद में ऐसा लगा कि शायद छूट जाएंगे। तो ये बाद में एंड में पता चला, 10 बजे का मुझे लगता है समय था जी। तो मैं बैठी हुई थी टीवी के आगे, आंखें जोड़े सभी बैठी थी, सभी पूरे हिंदुस्तान बैठा हुआ था कि तो जब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हो गई कि वो आगे आ गया, जैसे अपना ही कोई आ गया। तो मैंने उनके पे लिखी, अब समसामयिक तो नहीं है लेकिन फिर भी उस समय बहुत महत्वपूर्ण समय था जब अभिनंदन जी पाकिस्तान से छुड़ा के हमारे हिंदुस्तान लाए गए थे। तो उस समय का वातावरण कुछ इसी तरह का था, तब आपने ये कविता लिखी है जी जी जी। तो आप ये कविता का जय अभिनंदन, जय अभिनंदन, भारत के वीरों तुम्हें नमन, रण से लौटे उनका अभिनंदन, जो न लौटे उनका भी वंदन। जय अभिनंदन, जय अभिनंदन, भारत के वीरों तुम्हें नमन। सीमा पार वायुवीर ने अदम्य साहस दिखलाया, फोड़ शत्रु का यान वीर ने दुश्मन को सबक सिखाया। डर कर छोड़ा शौर्य प्रतीक, पाझूमा देश कर नमन। जय अभिनंदन, जय अभिनंदन, भारत के वीरों तुम्हें नमन। ये भारत है, इसकी माटी में कमल शौर्य के खिलते, अहिंसा का संदेश लिए वसुधा को ही कुटुंब समझते, पर घृणा शत्रुता फैलाने वाला करता है क्रंदन। जय अभिनंदन, जय अभिनंदन, भारत के वीरों तुम्हें नमन। चट्टानों का वक्ष चीर हम अपनी राह बनाते, घात लगाए दुश्मन को सदा ही धूल चटाते। सीमा पर प्रहरी जाग रहे है, हुआ शत्रु का सदा दमन। जय अभिनंदन, जय अभिनंदन, भारत के वीरों तुम्हें नमन। हिसाब तो तुम्हें चुकाना होगा, हिसाब तो शत्रु को चुकाना होगा, वीरों के बलिदानों का, विधवा हुई नारियों का, माओं के उजड़े अरमानों का। अकेला अभिनंदन ये नहीं यहाँ, अकेला अभिनंदन नहीं यहाँ, लाखों हैं ऐसे नंदन। जय अभिनंदन, जय अभिनंदन, भारत के वीरों तुम्हें नमन, भारत के वीरों तुम्हें नमन। क्या बात, कल्पना जी बहुत अच्छी लगी ये कविता, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये कविताएं अच्छी लग रही होगी। और अगली जो कविता जो हमारी कल्पना जी जो सुनाने वाली हैं वो है वल्लभ भाई पटेल पे भी आपने सुनाई थी।
तो इन किरदार तो नहीं कहेंगे, इस पर्सनैलिटी से जी मैं बहुत लौह प्रभावित थी, पुरुष। जबकि मैंने देखा नहीं लौह पुरुष। मेरे फादर को भी लोग लौह पुरुष कहते थे। हाँ। तो उससे कहीं मेरा तारतम्य उस पर्सनैलिटी से मेरा था। तो मैंने देखा था कि वो कैसे बोलते थे, जब कभी आता था कुछ भी तो बचपन से पापा उनके बारे में बताते थे, तो मुझे बहुत मतलब लगता था कि मैं लिखूं लिखूं लिखूं। जी जी तो बीच में कभी ऐसा हुआ तो मैंने लिखा, तो हे अखंड भारत निर्माता, हे जनमन के भाग्य विदाता, जी अखंड भारत का वृहत सपन तुमसे ही आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सरदार पटेल जिंदाबाद। वाह। हे विराट व्यक्तित्व भव्य, हे सपूत भारत के, संकल्प तुम्हारा रहा प्रबल, कहलाए जग में लौह पुरुष, कहलाए जग में लौह पुरुष। राजनीति के कीचड़ में भी तुम खिले कमल से रहे सदा, आया ना तुम पर कभी दाग, सब देशभक्त मिल बोल रहे, सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद। आजादी की अरुणाई में कुछ राज्य खड़े थे अलग थलग, सब अपनी ढपली बजा रहे थे, बीन बजाते अलग अलग, बीन बजाते अलग अलग। भारत माता के चरणों में सिर झुका सभी का उस क्षण में, जिस क्षण प्रकटी कर टेढ़ी तुमने की सिंहों सी दहाड़, सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार तुम्हारी यश गाथा अब तक थी छुपी किताबों में, कुछ आत्मबुद्ध से लोग चाहते, सरदार तुम्हारी यश गाथा अब तक थी छुपी किताबों में, कुछ आत्ममुग्ध से लोग चाहते, तुम्हें मिटाना ख्वाबों में, गलपाई डालना उनकी पर, सबके मंसूबे चूर हुए, सबके मंसूबे चूर हुए। सागर के विस्तृत से तट पर तुम विराट मूर्ति बन खड़े हुए, सारी दुनिया ने सुना आज बच्चों का हर्षित निनाद, सरदार पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। पूरे वीर रस से परिपूर्ण ये कविता थी और आपको ज़रूर पसंद आई होगी दर्शकों। अगली जो कविता आप सुनाने जा रही हैं वो भी अब हमें बताइए कि किस शीर्षक पे सुना रही हैं और ये कब आपने किस मूड में लिखी थी? इसका शीर्षक तो कुछ नहीं है जी, ये एक पूरा थॉट था। अच्छा। जो मैंने उस समय लिखा था, जब मैं वही मतलब बताया शुरुआती दिनों में जी। कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, तो उस समय वो बौखलाहट भी थी जी, क्योंकि मैं आपका चाहती जो थी, संघर्ष का दौर था, संघर्ष का दौर था, मुझे लगता था कि मैं किसी लोगों के लिए कुछ तो करूं, कुछ तो करूं। अब मैं छोटी थी खुद ही और मैं कह रही हूँ कुछ भी करूं। तो उस समय लिखा मैंने, जी, हर तरफ बाहर छाई है, मन में अजीब सी तन्हाई है, हर तरफ बाहर छाई है, मन में अजीब सी तन्हाई है बसंत पूर्ण यौवन में, नाश्ता बेसुध हो महकते उपवन में, देख दूर खड़े पतझड़ को उसे हंसी आई है, हर तरफ बाहर छाई है। छली कोयल ने कौवे को ठक कर तान छेड़ी है भार मुक्त होकर, इधर तो अंतस में कुछ चटकने की आवाज आई है, और सड़क पर बैठी रोती है मानवता, और सड़क पर बैठी रोती है मानवता, ठिठकते हैं पैर पर बहुत है विवशता, यहाँ तो खुद को खुद से बचाने की आफत आई है, हर तरफ बाहर चाहिए, मन में एक अजीब सी तन्हाई है। वाह, ये तो दिल को छूने वाली कविता थी कल्पना जी। अब जो अगली कविता आप सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक क्या है और क्या आप उस समय क्या सोच रही थी, क्या आपके विचार आ रहे थे, आप ये भी हमें इसके साथ बताइएगा। ये इससे जुड़ी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष। तो जब उनकी स्टडी कर रहे थे, जब उनकी स्टडी कर रहे थे तो उसके बाद वहाँ पार्क है जी, तो जब देखते थे नेट पे तो देखते थे बच्चे भाग रहे जी, तितलियां हैं, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी वो। अच्छा। तो फिर मुझे याद आता था कि इलाहाबाद में भी बहुत सारी तितलियां थी, तो तितलियों पे मैंने लिखा। जो बचपन बीता बचपन, हाँ, इलाहाबाद में, हाँ, जब ये तो यूनिवर्सिटी का समय है जी, तो जब मैं तितलियों से खेलने की शुरू से आदत थी, बचपन से आपको आदत। हाँ, अच्छी लगती थी तितली। जहाँ तक मैं आपकी कविताएं सुन रही हूँ और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप प्रकृति से काफी नजदीकी से जुड़ी हुई हैं। बहुत प्रकृति से जुड़ी और प्रकृति से ही आप प्रेरणा लेके कविताएं लिखती हैं। ज्यादातर कविता या तो प्रकृति से जुड़ी है जी, यहाँ किसी की ऐसे कोई कुछ घटना हुई जी, कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ, कहाँ पर परेशानियां हुई जो आपके दिल को छू गई, दिल को छू गई, टूटा दिल कहीं ना कहीं, वो लिखा, वैसा ही लिखा जी।
यहाँ पर किसी ने इतना अच्छा काम किया, तब आपने तो लिखी। सराहना के तौर पर हाँ, आपने कविता तब लिखी। लिखा। अच्छा। शायद कुछ बोल नहीं पाई, शायद कुछ लिख भी नहीं पाई, जी। लेकिन कविता लिख दी। तो अब जो आप कविता सुनाने जा रही हैं, काश ये अगर मैं तितली होती। हाँ, काश तितली। अगर मैं तितली होती, इस शीर्षक पर हम अगली कविता का पाठ सुनेंगे। तो आप सुनाइए। काश अगर मैं तितली होती, काश अगर मैं तितली होती, उड़ते सपने रंग बिरंगे, उड़ते सपने रंग बिरंगे, काश अगर मैं तितली होती, सुगंध चुराकर फूलों से, प्रकृति के सतरंगों से अपना प्यारा महल बनाती, देख देख मन हर्षाती, आकाश अगर मैं तितली होती। भौरे मेरे संगी होते, गुनगुन अप्रतिम राग सुनाते, मैं इतराती मैं बलकाती, जग को सौंदर्य बोध कराती, काश अगर मैं तितली होती, काश अगर मैं तितली होती। क्षण भंगुर है नश्वर जीवन, क्षण भंगुर है नश्वर जीवन, जमकर नवरस पान करो, खुश रहो खुशियां ही बांटो, जीने की मैं कला सिखाती, काश अगर मैं तितली होती, काश अगर मैं तितली होती। काश अगर मैं तितली होती। ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति के बहुत करीब आ गए हैं इनके काव्य पाठ को सुनते हुए, ऐसा लगता है। और साथ ही ये लगता है कि कोई बगीचे में है, जहाँ कहीं एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है, कहीं चिड़िया है, कहीं तितली है, यानी कि पूरा प्राकृतिक वातावरण है। तो अगली जो कविता हमारे साथ आप साझा करने वाली हैं, वो कौन से शीर्षक पर होगी? ये एक जनरली मेरे जब दूरदर्शन पे भी जाती थी, प्रोग्राम करती थी, और इसके बाद इसके साथ मैं आकाशवाणी में खैर ज़्यादा करती थी जी। तो आकाशवाणी में मेरे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि तुम इतनी छोटी लड़की हो, तुम्हारी हर चीज़ आध्यात्म से जुड़ जाती है, तुम्हारे जीवन में क्या प्रेम नहीं है? तो मैंने सोचा रोमांटिक अंदाज में आपने कोई कविता नहीं लिखी है। हाँ, तो मैंने लिखी भी नहीं थी और मुझे बड़ा समझ में आई, परेशानी हो गई मैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सोच नहीं पाती, मुझे लगता है कि मेरा कर्म मेरा पहला है, बाद में कुछ भी है जीवन में, और घर से भी इतना प्रेम मिला, मतलब तो मुझे जो शायद साथ में जो लोग थे वो चाहते थे कि आप क्या मतलब कहीं ना कहीं रोमांटिक हैं या नहीं, वो जानना चाहते थे। इस शीर्षक पे आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो मैं अगली जो कविता है वो हमारे जो कल्पना जी बता रही हैं, वो सुनाने जा रही हैं, काव्य पाठ करने जा रही हैं, वो पूरी रोमांटिक अंदाज में है। तो सुनाइए आप ये वाली कविता। उसमें भी ये था कि पानी बरस रहा था, जल पानी बरस रहा था जी। और मैं इंडियन एक्सप्रेस से नरीमन पॉइंट से आ रही थी जी। लेकिन मेरे मन में हो जाता है कि ये इस सब्जेक्ट पे लिखना है जी। तो देखा प्रेमी जोड़ा खड़ा हुआ था। अच्छा। तो वो जो पुरुष था वो लड़की को ये कह रहा था कि प्लीज मत जाओ, यहाँ फिसलन है जी, परेशानी होगी तुम्हें। अच्छा, मतलब घर मत जाओ, मेरे साथ ही हाँ, मतलब बैठो। अभी तो यहाँ दोनों तो छुपे हुए बैठे हुए थे। जी जी। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई। फिर मैंने लिखा कि वो ये मना कर रहा है, ये रोक रहा है जी, तो मैं इस पर लिखती हूँ। अच्छा। भीगी सड़क पर बहुत आज फिसलन, रुक भी जाओ न जाओ न जाओ, भीगी सड़क पर बहुत आज फिसलन, रुक भी जाओ न जाओ न जाओ, श्वासों में तुम हो हवाओं में तुम, जीव दिल की थिरकती फिजाओं में तुम, श्वासों में तुम हो हवाओं में तुम, दिल की थिरकती फिजाओं में तुम, कैसे छिपाऊं मन की ये तड़पन, रुक भी जाओ न जाओ न जाओ, जिंदगी की सुबह ये कच्ची अदाएं, जिंदगी की सुबह ये कच्ची अदाएं, बरबस ठहरती है सबकी निगाहें, अकेली डगर पे आएगी अड़चन, रुक भी जाओ न जाओ न जाओ, खूबसूरत ये रंगी नजारे तो देखो, जमी के ये सुंदर सितारे तो देखो, खूबसूरत ये रंगी नजारे तो देखो, जमी के ये सुंदर सितारे तो देखो, ठंडी हवाओं से होती है सिरहन, रुक भी जाओ
न जाओ न जाओ भीगी सड़क पर, बहुत आज फिसलन, रुक भी जाओ न जाओ न जाओ। बड़े ताज्जुब की बात ये रही कि जिन्होंने मांगा था उनके पास मैं जा ही नहीं पाई बाद में। अच्छा। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस आ गया बीच में और बहुत मैं बिजी हो गई, मैं कभी जा नहीं पाई, तो ये कविता इसी में रह गई, कॉपी में ही रह गई। तो कल्पना जी ने जो कविताएं सुनाई है, अगर आप दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी सालों से अपना कार्य करती रही हैं, लेकिन हर कोई इनको अगर जानता है, इनके व्यक्तित्व को, तो वो ये कि ये सशक्त पत्रकार हैं और बहुत गंभीरता से लिखने वाली, आर्टिकल्स लिखने वाली ये महिला हैं। लेकिन इस जीवन के इस पहलू को हम पहली बार जान रहे हैं इनकी कविताओं के माध्यम से। लगभग इन्होंने 9 रस पूरे ही कर दिए कविता के माध्यम से, और कविता का पाठ बहुत ही सुंदर किया है। तो अगली जो कविता हम सुनते हैं वो किस चीज़ के ऊपर आधारित है, किस विषय पर आधारित है मैम? एक्चुअली जब कभी हम जाते थे तो लोगों को लगता था कि अपने बारे में कुछ बताती नहीं है, अपने काम से काम रखती है जी। तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो बताओ। तो एक्चुअली वहाँ पर अब कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ दुख है जी, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बताना तो चाहते हो लेकिन इसलिए नहीं बता पाते कि वो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए नहीं है, उससे कोई कनेक्टेड नहीं है, वो पर्सनल है जी। फिर भी मैंने लिखी। वो सब तुमसे कैसे कह दूं, वो सब तुमसे कैसे कह दूं, तिल तिल करती, तिल तिल जलती आशाएं, अच्छा। तिल तिल जलती आशाएं, पल पल मीठे, पल पल मिटते मीठे सपने। तिल तिल जलती आशाएं, पल पल मिटते मीठे सपने, नैनों ने बहना सीखा, मन की आंखें लगी बहने। वाह। 100 शूलों पर लेटी, देखी ओढ़ी मुस्कान सभी ने, पास बची बस पीड़ा मेरे, वो प्रिय तुमको कैसे दे दो। वाह। वो सब तुमसे कैसे कह दो, पहचानी आंखों का छलना, बेगानों का अपनापन, सीमाओं में कैद बनी, कैसे झेली वो घोर घुटन, क्यों नित सूख रही सरिता, क्यों ज्वालामुख का शांत रहन, शिलालेख तुम धार्य मध्य, तुम पर वो गाथा कैसे लिख दूं, वो सब तुमसे कैसे कह दूं। भाई आप तो शिलालेख है जो पानी के अंदर है, जब मैं लिखूंगी तो मिट जाएगा, आपको याद थोड़ी रहेगा कि मैंने क्या कहा। कल्पना जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे साथ दिया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी सुंदर कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाई और काव्य का पाठ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इंदौर डायरी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए शीर्षक के साथ, नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।